Namaskar bachcho, how are you all? So I hope you are fine. So in this lecture we are going to discuss about radioactivity. So let us see. Radioactivity, we will discuss it under nuclear chemistry. So nuclear chemistry का मतलब क्या है बेटा कि the branch of chemistry which deals with the study of nucleus, branch of chemistry which deals with the study of nucleus, जिसमें nucleus के बारे में हम study करें तो उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर केमिस्ट्री. अब इसके अंदर जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे. अब जैसे हम पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस के अंदर. दे डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स. तो लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सटर्नल कंडीशंस and the state of the reactants, but this is not as such in case of nuclear chemistry. तो हम क्या बोल सकते हैं कि nuclear chemistry in nuclear chemistry rate of nuclear reaction is unaffected. Rate of nuclear reaction is unaffected by, we can say, pressure, temperature, state. जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि गैसियस रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट है, liquid, solid and gaseous, all the states are radioactive in nature. So here all liquid, solid and gaseous state of elements shows radioactive nature. वो radioactive nature शो करते हैं. तो इसका मतलब स्टेट पे ये जो रेडियोएक्टिविटी की जो कंडीशन है, रेडियोएक्टिविटी इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट कि वेदर इट इज गैसियस, सॉलिड और लिक्विड स्टेट. नाउ सम ऑफ द कन्वर्जेंस इन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन जैसे हम डिफाइन करते हैं 1 AMU. AMU इज द atomic mass unit. 1 AMU is the atomic mass unit and 1 AMU is equal to 1/12 of mass of carbon atom. एक कार्बन एटम की मास का 1/12 होता है 1 AMU. तो 1 AMU इक्वल्स टू हम लिखते हैं इक्वल्स टू 1/Na और इसको हम पुट कर सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. ये 1 AMU के बराबर हो गया. अब इसको हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास mc². E इक्वल्स टू mc². तो यहाँ पे m 1.67 इंटू 10⁻⁻27 into c speed of light in vacuum 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. ये जूल में आ गई अपने पास एनर्जी. सो दिस कम्स टू बी E इक्वल्स टू 3 3 जा 9 9 into 8 2 जा 16 into 1.67 into 10⁻⁻27 जूल. अब इसको अपन 10⁻16
तो 3 का स्क्वायर कर दिया तो 16 और -27 -7 यहाँ से आगे अपने पास और 16 इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 4 11 तो हम क्या पुट कर सकते हैं E इक्वल्स टू 1.67 इंटू 9 1.67. This comes to be 15.03 into 10 raised to the power -11 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बदलना हो तो E एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास 15.03 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -19 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -11 ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस वाज जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये अब -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें +19 में से में गया तो इसमें 10 के पावर 8 का फैक्टर बच गया। अब 15 डिवाइडेड बाय this is approximately comes to be 9.31 into 10 raised to the power 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हम क्या पुट कर सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट and this will be equals to 1 AMU, 1 atomic mass unit. So this can be used for the specific conversions. एटॉमिक मास यूनिट और एनर्जी ये डायरेक्ट E इक्वल्स टू mc स्क्वायर को आपको ये वैल्यू याद रखनी है और इसी को उससे मल्टीप्लाई करनी है। जब भी इसको न्यूमेरिकल्स में पुट करेंगे तो ये डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो। अब देखो एज वी हैव डिस्कस्ड, एज जैसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम था तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम उसमें उसने एटॉमिक रेडियस के बीच में रिलेशन बताई थी विद द एटॉमिक मास। ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। वॉल्यूम जो एटम का वॉल्यूम था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो वॉल्यूम एटम को हम स्फेरिकल अज्यूम करते हैं तो वॉल्यूम को क्या बोल दिया हमने 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम सॉरी दिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक मास। सो अपन इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट कर दिया A से। तो A पुट कर दिया तो यहाँ से हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़्ड टू द पावर 1/3 एटॉमिक मास की पावर 1/3। तो इसके बाद देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगा देंगे तो R इक्वल्स टू R0 इंटू A रेज़्ड टू द पावर 1/3। R0 यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, R0 इज द कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 1.33 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -15 मीटर। A इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। सो ये एटॉमिक मास और रेडियस ऑफ एन एटम में रिलेशन आ गई अपने पास। अब इससे हम प्रेडिक्ट करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। So this will be equal to the mass of an element upon वॉल्यूम। अब देखो मास ऑफ एलिमेंट को क्या कह सकते हैं उसके एवरेज मास पे मास m इंटू ए। अब यहाँ पे m किसके बराबर पुट कर देंगे 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -27 kg और a क्या हो गया इसका एटॉमिक मास, उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपॉन वॉल्यूम अपना क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो r की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा न्यूक्लियर डेंसिटी कम्स टू बी m इंटू ए अपॉन 4/3 पाई
आर क्यूब की जगह अपने पास आ जाएगा आर नोट का क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस कम्स टू बी 3m अपॉन 4 पाई आर नोट का क्यूब। अब m की वैल्यू और आर नोट की वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये डेंसिटी अप्रोक्सीमेट ऑर्डर अपने पास आएगा 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और ये आ गया अपने पास kg में, और R4 इंटू 3.14 इंटू 1.33 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻15 45 पर मीटर क्यूब। अब देखो 45 का फैक्टर को जब ऊपर ले जाएंगे तो अपने पास कितना बच गया, 45 15 प्लस 3 18 10⁻18। देखो ये 3.3 अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल है, तो ये इसको जब सोल्व करेंगे तो 10⁻18 और 17 की अप्रोक्सीमेट ऑर्डर की आएगी। तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये अपने पास वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो आएगी, ये अप्रोक्सीमेट इट कम्स टू बी 2.17 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो नियरली इसके पास ये वैल्यू आएगी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द एलिमेंट। देखो ये सारी चीज कांस्टेंट है यहाँ पे, तो एलिमेंट की जो टाइप है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी, और ये बहुत हाई वैल्यू है, सो इट इज अ कांस्टेंट फैक्टर। सो यहाँ से ऑल आर कांस्टेंट, सो इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो एज nuclear density contains all constant factors hence it will be same for different elements। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इट विल बी सेम, क्योंकि इसके अंदर सारे फैक्टर्स अपने पास क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। तो ये अपने न्यूक्लियर डेंसिटी। अब देखो न्यूक्लियर डेंसिटी अपने पास न्यूक्लियंस के अंदर कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे न्यूक्लियोन्स। न्यूक्लियोन्स हम टुगेदर बोलेंगे किसको, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास, Z will be the atomic number। अब देखो जो न्यूक्लियॉन्स है इसकी अपन जो मास एनर्जी जो रेस्ट में है, तो रेस्ट मास एनर्जी क्या कह सकते हैं हम, रेस्ट मास एनर्जी E नॉट इक्वल्स टू m नॉट c स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन। अब मान लो कि ड्यूरिंग मोमेंट, ड्यूरिंग मोशन, उनके मोशन के अंदर द एनर्जी, वो मोशन के अंदर उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो mc स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। कि न्यूक्लियॉन्स किस एनर्जी से मूव करेंगे प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो इसके बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट मास एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी एट द एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। तो जो अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी है वो यहाँ पे भी, ऑल्दो इट विल बी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास का एनर्जी में कन्वर्जन और एनर्जी का मास में कन्वर्जन, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। सो यहाँ पे सम ऑफ द मास प्लस एनर्जी बिफोर एज न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर इंटरेक्शन सम ऑफ द मास प्लस एनर्जी बिफोर इंटरेक्शंस and after interaction that will remain same, that is
मास को हम m से रिप्रेजेंट कर देंगे, एनर्जी E, सम ऑफ m प्लस E before interactions is equal to sum of m plus E आफ्टर इंटरेक्शंस। वो इंटरेक्शंस के बाद भी उसके अंदर सेम आएगा, सेम आना चाहिए। तो जब हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो अब देखो सम ऑफ मास और एनर्जी को जो अप्लाई करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कन्वर्ट होगी न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो मतलब न्यूक्लियस को बाइंड करके रखेंगे, न्यूक्लियॉन्स को। तो न्यूक्लियॉन्स को कौन बाइंड करके रखेगा? तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे, तो न्यूक्लियर फोर्सेस दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। These are non-central forces and they do not obey inverse square law like gravitational forces and electrostatic forces. They do not follow inverse square law. Inverse square law को भी न्यूक्लियर फोर्सेस फॉलो नहीं करेंगे। These are independent on charge. Nuclear forces are independent on charge and these are short range order forces. जो इनकी रेंज होगी वो वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्सेस होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इज स्ट्रोंगर if spin or angular momentum of nucleons is anti-parallel as compared to parallel. जो एंटी पैरेलल कंडीशंस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स का जो स्पिन होगा वो एंटी पैरेलल होगा, तो उसके केस में न्यूक्लियर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो अपने पास क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो न्यूक्लियर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एफ न्यूक्लियर फोर्सेस दीज आर अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 times more than electromagnetic forces. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं उनके कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्सेस 50 to 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होंगे, मोर स्ट्रॉन्गर। न्यूक्लियर फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली 10 raised to the power greater than equal to 10 raised to the power 38 times of F gravitational forces। मतलब जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10 raised to the power 38 टाइम्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे न्यूक्लियर फोर्सेस। इसका मतलब ये न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे जो हम एक बात बोल रहे हैं कि दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्सेस। जो न्यूक्लियस फोर्सेस है जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखेंगे, न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखेंगे किसको? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को। तो ये बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। अब इसको हम जैसे डिस्कस करें कि यहाँ पे इनकी फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करके रखेगा इनको वर्सेस डिस्टेंस r। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिस इज 0.8 फर्मी। ये 0.8 फर्मी डिस्टेंस के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम। और अबव 10 फर्मी, अबव 10 फर्मी, 10 फर्मी के ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिकम्स नेग्लिजिबल। F nuclear almost negligible। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम है वो 8 फर्मी के आसपास ही लगेंगे।
तो 0.8 फर्मी, अब 0.8 फर्मी से भी अगर कम होता है डिस्टेंस, तो 0.8 फर्मी से कम होता है तो क्या कह देंगे हम कि उसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे उनके अंदर रिपल्शंस बढ़ जाएंगे इफ R is very less than 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी से भी बहुत कम होंगे तो उसके केस में क्या हो जाएगा अपने पास, देन repulsions increases और repulsions always creates instability in the nucleus of an atom। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगी, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस मैक्सिमम F न्यूक्लियर फोर्सेस, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो ये जो 0.8 फर्मी है इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे होगी इसकी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, फिर धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस देखो यहाँ पे डिस्टेंस इधर ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इधर डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इधर डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इनिशियली जब डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो और फाइनली इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। तो मोर पॉजिटिव हो जाएगी तो वो मतलब उसकी न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगी। तो ये 0.8 फर्मी के ऊपर मैक्सिमम न्यूक्लियस ये पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, और इसके ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी सबसे ज्यादा होगी। तो दिस वी मेजर इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। नाउ जो इस न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए व्याप पे हम ये बोल सकते हैं इतना कि ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, so that we are going to discuss now। देखो न्यूक्लियर जो फोर्सेस है अपने पास, फर्स्ट इज मास डिफेक्ट, एंड बाइंडिंग एनर्जी। देखो मास डिफेक्ट तो अभी हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो अपने पास गिवन है। अब जो बाइंडिंग एनर्जी देखो जो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखने के लिए जो रिलीज होगी एनर्जी उसको क्या बोलेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी। और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स को ले जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो भी बाइंडिंग एनर्जी, और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when the nucleons are binded up in the nucleus। Binding energy, it is the amount of energy released during binding up of nucleons in the न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाइंडिंग अप रखने के लिए जो रिक्वायर्ड रिलीज एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी। और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate nucleons at infinite distance
इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। न्यूक्लियॉन्स को हम कहाँ ले जाएं? इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ले जाएं। तो फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन वी कैन से बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू delta m. Delta m is the mass defect. This is the mass defect into c square, where c is the speed of light. अब यहाँ पे हम डेल्टा m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें, तो व्हाट वी गेट, बाइंडिंग एनर्जी कम्स टू बी Z is the atomic number into mass of proton plus A minus Z into mass of neutrons minus mass of nucleus into c square. लेकिन अब इस फॉर्मूले के अंदर देखो, हमने कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसिडर नहीं किया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसिडर करें तो यहाँ पे अपन मास ऑफ एटम को हम डिफाइन कर सकते हैं। मास ऑफ एटम, इसको एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है अपना x z एटॉमिक नंबर है a, और इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, m x z into a is equals to mass of nucleons. m is the mass of nucleons, that is protons plus neutrons plus z into mass of electron. अब यहाँ पे हमने ये m क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो, जो अपने पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस का जो ऑर्डर होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होगा। तो इसके ब्याह पे व्हाट वी कैन से कि जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस, हेंस इन दोनों से वी कैन कंक्लूड, हेंस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, दिस इज ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देन इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट मास ऑफ एन एटम m x z a इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस z इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम, तो इसको हम मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को लिख सकते हैं हम z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस z इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस a माइनस z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आ गया अपने पास। दिस इज अ मास ऑफ एटम, कोई भी एटम के लिए Za। अब अपने को फॉर एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना हो, फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे Z की वैल्यू क्या, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1, Z इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपने पास मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पुट कर सकते हैं इसको, ये मास ऑफ एटम था, अब मास ऑफ एटम की जगह यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन एटम। Z की वैल्यू 1 होगी। मास ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन के अंदर क्या मान लिया, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का एटम ये 1 आइसोटोप है, तो 1 आइसोटोप के अंदर हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 0। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर 0, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम अप्लाई करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 में बाइंडिंग एनर्जी अपने पास इट कम्स टू बी Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Z इनटू मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन, ये वाले सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, तो माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को हम किसके बराबर पुट कर सकते हैं, m ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मास ऑफ एन एटम, यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस की टर्म्स में इसमें z इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू c स्क्वायर। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई अपनी, ये देखो z यहाँ से कॉमन ले लें हम, तो z कॉमन ले लें तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस mn न्यूक्लियॉन्स का मास प्लस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c स्क्वायर। अब देखो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 mp प्लस me, इक्वेशन 4 से उसको क्या लिख सकते हैं हम, mh। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन राइट, इक्वेशन 4 के अंदर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम्स टू बी z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, इसको क्या पुट कर सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को मास ऑफ n प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट मास ऑफ एटम xza into c square. So this is the expression which we required for calculating the binding energy of the nucleus. किसी भी एटम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए this equation we will use. Now binding energy, we are going to define binding energy per nucleo. देखो नेक्स्ट अपने पास है बाइंडिंग एनर्जी और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। This average binding energy per, it is the total binding energy upon nucleons. It is the ratio of total binding energy पर न्यूक्लियॉन्स। सो वो अपने पास होगी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। अब एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिफरेंट एटम्स की जो उनको बाइंड करके रखेगी, डिफरेंट एटम्स की वर्सेस देयर एटॉमिक मासेस, दैट वी आर गोइंग टू प्लॉट ग्राफिकली। सो लेट अस सी। देखो यहां पे अपने पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ले रहे हैं हम y एक्सिस के अलोंग और x एक्सिस के अलोंग एटॉमिक मास। सो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास। अब अपने पास सबसे पहले यहाँ पे लाइटेस्ट एलिमेंट ले लिया हमने हाइड्रोजन 212 ड्यूटेरियम। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज हुई, ये यहाँ पे पीक है। दिस पीक कोरोस्पोंड्स टू हीलियम एटम को कोरोस्पोंड कर रही है। उसके बाद लिथियम 36, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, सल्फर 32, आयरन 56, और ये फिर यहाँ पे लास्ट में अपने पास आ जाता है यूरेनियम 238। इसकी लगभग 6.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयरन की यहाँ से क्या कह सकते हैं हम अपने पास मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये मैक्सिमम है और ये लगभग 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है।
बाइंडिंग एनर्जी आयरन की। आयरन के बाद यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, मोलिब्डेनम 100, फिर मोलिब्डेनम 100 के बाद और थोड़ी सी वैल्यू डिक्रीज होगी, आयोडीन 127 एटम। आयोडीन 127 के बाद अपने पास टंगस्टन 184, उसके बाद गोल्ड 197। तो देखो इन वेरिएशंस के अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ये एटॉमिक मास। तो जो जिनका एटॉमिक मास कम है, तो यहाँ से केस फर्स्ट क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो ये क्या शो कर रहा है, हियर इट शोस डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी repulsive interactions between the protons। इस रिपल्सिव इंटरेक्शंस को जब अपन अपने पास प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा, रिपल्शंस होगा, तो उनकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी जो है, एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए उनको बाइंड करने के लिए वो कम रिलीज होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of hydrogen 1 2, or we can say hydrogen 1 3, that is lighter elements की is lower, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। अब देखो यहाँ पे हीलियम 4, हीलियम जिसका एटॉमिक मास 4 है, कार्बन 14, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, these are present at the peaks। ये पीक के ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ दिस न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी तो उनकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इट पीक के ऊपर प्रेजेंट होना, इट रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, उनकी न्यूक्लियस की ज्यादा स्टेबिलिटी को इंक्रीज शो कर रहा है। अब ये जो आयरन की है अपने पास, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब आयरन जो टॉप के ऊपर है, आयरन टॉप के ऊपर है, आयरन से पहले डिक्रीज और उसके बाद में भी डिक्रीज, इसका मतलब आयरन टॉप पे। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिस आयरन की मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से है, इट मींस मोस्ट स्टेबल। इन सब में इसकी न्यूक्लियाई किस आयरन की क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखो व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से नीचे हम ये कह सकते हैं कि जब हम यहाँ से यूरेनियम से इस हैवियर न्यूक्लियाई से इसकी तरफ चलेंगे टुवर्ड्स मिडिल, बीच की तरफ चलेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी में गेन होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी में गेन होगा तो वी कैन से इट विल फेवर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। फिजन का मतलब जब हैवियर न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा तो तब एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखो इसके केस में यहाँ से जब हम मिडिल तक चल रहे हैं, बॉटम से मिडिल तक चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी में गेन हो रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी में गेन हो रहा है मतलब छोटा न्यूक्लियाई जुड़ के बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इस इधर यहाँ से जब यहाँ चलेंगे तो फ्यूजन फेवर होगा, और यहाँ से जब यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे फिजन फेवर होगा। सो दीज आर द प्रेडिक्शंस दैट वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम दिस ग्राफ। देखो थर्ड प्रेडिक्शन इज as we move from heavier nuclei, जैसा हम कहां से मूव करें, heavier nuclei to middle, then there occurs gain in binding energy per nucleon. It means heavier nuclei
will break into lighter, means nuclear fission is favored. Fourth case, what we can predict it? As we move from lighter elements to middle, लाइटर टू मिडिल में चलेंगे तब भी क्या होगा? गेन इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या होगा? गेन होगा. तो गेन होगा, इट मींस इट इंडिकेट्स लाइटर न्यूक्लियाई combined to give heavier nuclei, means nuclear fusion is favored. So ये है अपना the concept of binding energy per nucleon. तो binding energy per nucleon जितनी ज़्यादा, nuclear stability इतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी. Now next we are going to discuss the factors which are going to affect the stability of the nucleus. So these factors will be, first, as we have already discussed, this is the binding energy per nucleon. Second, neutron proton ratio, and third is there are magic numbers, and fourth is odd even number of protons and electrons. They will also decide. And fifth is exchange theory, that is Yukawa theory related to the pi meson particles. तो उनकी exchange की वजह से जो nuclear energy levels है वो lower हो जाएंगे. So we are going to discuss one by one. So let us see the stability of nucleus. Directly proportional to the binding energy per nucleon. This is our first factor. Second is stability of nucleon. Nucleus is studied in terms of neutron upon proton ratio. न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो क्या होगा, उसके भी आप पे डिस्कस करेंगे हम. सो सेकंड इज, देखो यहां पे अपने पास न्यूट्रॉन्स है मान लो, और ये इधर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. अब इस फैक्टर के ऊपर यहां पे अपने पास इस ग्राफ के ऊपर हम मानते हैं न्यूट्रॉन्स बराबर प्रोटॉन्स. तो इसके अंदर जो अपना मास, एटॉमिक मास इज नियरली अप टू 40 के पास तक न्यूट्रॉन्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्रोटॉन्स, मींस मोर स्टेबल. अब जब मास बढ़ेगा, विद इंक्रीज इन मास, प्रोटॉन्स इंक्रीजेस. जब मास बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स का नंबर क्या होगा? प्रोटॉन्स इंक्रीजेस. तो उसकी वजह से रिपल्सिव इंटरेक्शंस क्या होंगी? प्रोटॉन्स में रिपल्सिव इंटरेक्शंस इंक्रीजेस. सो उन रिपल्सिव इंटरेक्शंस को लोअर डाउन करने के लिए द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैज टू बी इंक्रीज. सो repulsive interactions increases. क्या होगा उसमें? repulsive interactions increases, hence number of neutrons is increased. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब इंक्रीज होंगे तो ये अपनी कर्व से ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमेंट्स डाइवर्ट हो जाएंगे. दिस इज फॉर हेवियर न्यूक्लियाई एंड दिस इज इसको बोलते हैं हम वैली ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई.
जो स्टेबल न्यूक्लियाइड की वैल्यू है ये। अब देखो अपने पास दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक तो इसके बीचों बीच आ गया अपने पास इस जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट्स स्टेबल, ये स्टेबल न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद दो पॉइंट अपने पास, तो यहां पे लोअर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो, और यहां पे क्या हो गया हायर N/P रेशियो। तो जो इसके बीच में जो है मॉडरेट, वहां पे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबल न्यूक्लियाइड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब जो अपना न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है दैट विल आल्सो डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ एटम। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हायर है या लोअर है, तो उसमें क्या करेगा, न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल्स, इनकी वजह से एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। राइजेस, एनर्जी लेवल राइज हो गया। जब एनर्जी लेवल्स राइज होंगे तो न्यूक्लियस मतलब अनस्टेबल होगा, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स एमिट होंगे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर कि जो अल्फा बीटा गामा डिफरेंट पार्टिकल्स एमिट होंगे कि वो उसके एनर्जी लेवल्स को लोअर डाउन करने के लिए, दैट वी विल डिटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हायर न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो। तो ये जो मेन ट्रैक से डाइवर्ट क्यों हो गया, बिकॉज जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे हैवियर न्यूक्लियस के अंदर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शंस बढ़ेंगे। जब प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शंस बढ़ेंगे तो उन रिपल्शंस को लोअर डाउन करने के लिए न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द हैवियर न्यूक्लियाई, सो दिस इज द सेकंड फैक्टर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। नाउ थर्ड, odd and even number of neutron and proton. This odd and even number of neutron and proton, इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि जिस भी न्यूक्लियाई के अंदर जो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर न्यूक्लियाई which contain odd number of electrons. Nuclei which contains even number of neutrons and protons are more stable as compared to odd number N and P. अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 165 और 166 न्यूक्लियाइड जो होते हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स इवन हो और न्यूट्रॉन्स भी क्या हो, इवन हो, तो इतनी न्यूक्लियाइड्स ज्यादा स्टेबल होंगी। These will be more stable, number of nuclei stable. उसके बाद 57 जो न्यूक्लियाइड होंगी वो प्रोटॉन्स इवन एंड न्यूट्रॉन्स और 53 जो न्यूक्लियाइड होंगी अपने पास और इवन नियरली 6 to 8 न्यूक्लियाइड जो होंगी उनमें प्रोटॉन्स का नंबर भी ऑड होगा और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो देखो इससे हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि प्रोटॉन्स का जब नंबर है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जब नंबर है ऑड की, इवन से ऑड की टर्म्स में चेंज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियाई कम हो रही है उसके अंदर। तो दिस इज द ऑड एंड इवन नंबर कंसेप्ट। 4 इज द मैजिक नंबर्स। ये जैसे मैजिक नंबर्स हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं K11 शेल्स के लिए, तो उसी तरीके से देयर आर सम मैजिक नंबर्स मींस द एटम्स व्हिच कंटेन्स द न्यूक्लियॉन्स विद दीस मैजिक नंबर्स आर मोर स्टेबल। एलिमेंट्स
which contain following number of nucleons are more stable, like 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. These नंबर ऑफ जो न्यूक्लियंस होंगे उसके अंदर वो न्यूक्लियाइड जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे इन नंबर के न्यूक्लियंस को. So these are known as the magic numbers. Now next last is the exchange theory. This was given mesons in terms of mesons or Yukawa theory. This theory explains that when the energy levels of nucleus is high, जब न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल क्या हो अपने पास हाई हो, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं अपने पास न्यूक्लियस के जब एनर्जी लेवल्स हाई होंगे तो उनके अंदर बिटवीन स्पिन, चार्ज और पोजीशन, उनकी न्यूक्लियंस की स्पिन, चार्ज और पोजीशन के बीच में क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंजेस होंगे. और वो एनर्जी एक्सचेंजेस क्या करेंगे, उनके एनर्जी लेवल्स को लोअर डाउन करेंगे न्यूक्लियस के. तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. दैट इज इन न्यूक्लियंस energy exchanges like charge, spin or in their position, energy exchanges between their charge, spin or position results in lowering the energy exchanges results in lowering the energy of a nucleus. न्यूक्लियस की एनर्जी क्या हो जाएगी, उससे लोअर डाउन हो जाएगी. तो न्यूक्लियस की एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी तो क्या कह सकते हैं हम, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. तो ये जो मेसॉन्स होते हैं, ये जो एक्सचेंज होगी पार्टिकल्स, तो मेसॉन्स का जो मेसॉन्स मास is between इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियंस. इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियंस के बीच में मास होता है इनका, मेसॉन्स का. तो ये जो मेसॉन्स और इनको हम पायोन्स भी बोलते हैं, मेसॉन्स और पायोन्स. सो दीज पार्टिकल्स में बी पॉजिटिवली चार्ज, मे बी नेगेटिवली चार्ज और मे बी न्यूट्रल. फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा दूसरे प्रोटॉन में बाय रिलीजिंग अ न्यूट्रल पायोन. ये न्यूट्रॉन है, ये दूसरे न्यूट्रॉन में एक्सचेंज हो जाएगा बाय रिजल्टिंग अ न्यूट्रल पायोन. ये न्यूट्रॉन है अपने पास 0, 1, तो ये न्यूट्रॉन अपने पास रिजल्टिंग इट चेंजेस इनटू प्रोटॉन प्लस 1 नेगेटिवली चार्ज पायोन्स आर एमिटेड और दिस प्रोटॉन्स आर चेंज्ड इनटू न्यूट्रॉन्स प्लस 1 positively charged pions are exchanged. So these exchange of pions among the protons, this is a main Yukawa theory. वो न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स को क्या कर देगी, कम कर देगी, due to which the stability of the nucleus increases. So this is all in this lecture. Next we are going to discuss in the next lecture. So thank you.